अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी बुक के अंदर वो है ट्रेकिएसिस। अच्छा, ट्रेकिएसिस से पहले आपका एक टॉपिक होगा, ठीक है, जिसका नाम है फिथारिएसिस पाल्पेब्रम। ठीक है, वो आपने नहीं करना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एमसीक्यूज़ के लिए करना है तो वैसे एमसीक्यूज़ मैंने कभी नहीं देखा इसका, बस याद करना भी है तो उसमें ये याद कर लें कि वो क्रैब लाइस होती है एक, ठीक है, छोटी सी लाइस होती है जो कि वहाँ पे एग्स देती है और उसकी वजह से वहाँ पे इचिंग होती है, फिर ब्लीफराइटिस हो जाता है। बस ये बातें याद रख लें। फिर इसको हम ट्रीट करते होते हैं मेलाथायोन से। अच्छा जी, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि ट्रेकिएसिस क्या होता है। ट्रेकिएसिस की डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। ठीक है, इसमें क्या होता है ट्रेकिएसिस में कि आपकी जो आईलैशेस होती हैं वो मिसडायरेक्टेड हो जाती हैं। मीन नॉर्मली तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है ना उनकी, अगर उनकी मिसडायरेक्शन हो जाए और मिसडायरेक्शन भी इस तरह हो कि टुवर्ड्स द ग्लोब हो जाए, हम इसे कहते हैं ट्रेकिएसिस। ठीक है, जैसा कि मैं दिखाया था आपको, ये आपकी आइलेट्स हैं, ये ऑलरेडी ट्रेकिएसिस की हालत में हैं। ठीक है, इनकी जो ये मिसडायरेक्शन हो जाए टुवर्ड्स द ग्लोब, नीचे ग्लोब होगा तो उनको इरिटेट करेंगी, उसकी जैसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रेकिएसिस। तो अब बात यह है कि ट्रेकिएसिस की इटियोलॉजी क्या होती है। आप वैसे भी जब आप आई पढ़ लेंगे आपको ट्रेकिएसिस की कॉजेस वैसे हो जाएंगी, लेकिन ऑलरेडी हम जो पढ़ के आए हैं वो कौन सी है, ब्लीफराइटिस है, ट्रैकोमा होता है, फिलहाल इसका नाम सुन लिया आप बस। फिर बर्न्स वगैरह हो जाए अगर सपोज करें तो जो हमारी आईलैशेस हैं वो मुड़ सकती हैं, ठीक है, इंजरीज़ की वजह से भी। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होती हैं, आपकी आईलैशेस आपकी आई ग्लोब की तरफ है तो आपको क्या फील होगा, आपको फील होगा जैसे कोई फॉरेन बॉडी है। आपको पेशेंट आके बताएगा कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरी आंख में कुछ है, ठीक है, तो फॉरेन बॉडी फील होगी। जब फॉरेन बॉडी फील होगी, जब उसे इरिटेट करेगी तो ज़ाहिर सी बात है लैक्रिमेशन होगी, मीन आंखों से पानी निकलेगा। ठीक है, जब वो ये इस तरह से आईलैशेस जब ग्लोब को टकरा रही होंगी, लग रही होंगी बार बार, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे क्या करेंगी, वहाँ पे अल्सर प्रोड्यूस कर देंगी। ठीक है, अल्सरेशन करवा देंगी। जो अल्सर करेंगे तो उससे क्या होगा, लैक्रिमेशन के बाद फोटोफोबिया होगा। कंजक्टिवा पर अगर वो रब करेंगी तो कंजक्टिवल रेडनेस हो जाएगी। इसके अलावा कोर्निया की एपिथेलियम में दरमियान में कॉर्निया है, कॉर्निया को बार बार इरिटेट करेगी तो वहाँ पे एपिथेलियम की डिफेक्ट आ जाएगा, मेन अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है ट्रेकिएसिस की, आप खुद सोचें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। हमने जो मिसडायरेक्टेड लैशेस अगर 2, 3, 4 हैं तो हमने क्या करना है, उसको उखाड़ देना है। ठीक है, इसके अलावा हम इलेक्ट्रोकॉर्टिक कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते होते हैं कि उनको हम इलेक्ट्रिक करंट से जड़ से निकाल देते हैं। क्रायोथेरेपी में क्या होता है कि हम फ्रीजिंग पॉइंट लेके उनको फिर से निकाल देते हैं, फिर हम आर्गोन लेज़र से निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम अपने आई को बचाने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं। इसके अलावा हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी हम तब करेंगे जब जो आईलैशेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अंदर की तरफ हों और आईलेट भी अंदर तरफ मुड़ गई हो, सपोज करें आईलेट भी ख़राब हो गई हो, फिर हम सर्जरी कर लेते होते हैं। ये सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बस डेफिनेशन है और इसकी आपको याद होगी इसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप याद कर लें। एक है सूडो ट्रेकिएसिस। अभी हमने पढ़ा था ट्रेकिएसिस की मिस डायरेक्शन होगी आईलैशेस की। ठीक है, आईलेट का प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आईलैशेस का ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमारी जो आईलेट है वो इनवर्ट मूव कर जाए तो क्या होगा, हमारी जो आईलैशेस हैं वो इरिटेट करेंगी। सो ऐसे ही लगेगा जैसे ट्रेकिएसिस हुआ इसको, लेकिन मसला कहाँ पे है, आईलेट पे है, इसलिए हम इसे कहते हैं सूडो ट्रेकिएसिस। फिर आपको एक टर्म है जिसे कहते हैं डिस्ट्रेकिएसिस। डिस्ट्रेकिएसिस क्या होती है कि आपकी बाय बर्थ या कंजेंटली कोई एक्स्ट्रा रो हो। मेन आईलैशेस की तो मैंने कहा था 2 to 3 रोज होंगी। ठीक है, एक ये रो होगी, एक दूसरी रो होगी। अगर एक और एक्स्ट्रा रो अंदर की तरफ आ जाए और वो रो इस तरह से हो आई की कि वो इरिटेट करे आई को, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रेकिएसिस। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट। सो ये देखें, ये आपका ट्रेकिएसिस है। इसमें क्या होती है कि जो ये आपके आईलैशेस हैं ये मिसडायरेक्टेड होगी, 3, 4 हैं तो हम इसको उखाड़ के निकाल लेंगे ट्रीटमेंट के तौर पर। इसके अलावा आपकी बात करें डिस्ट्रेकिएसिस, जिसमें हमने कहा था कि जो आईलैशेस की में क्या होती है कि एक एक्स्ट्रा रो हो जाती है। अभी बाहर जो है ये रोज हैं, लेकिन अंदर की तरफ नजर आ रहे होंगे आपको, ये ब्रीक से छोटे छोटे हेयर्स हैं। ठीक है, आईलैशेस हैं, तो ये जो है वो एडिशनल रो है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जी आपके कुछ टर्म्स हैं जो कि आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए। ये कुछ जोगी में मेंशन हैं और कुछ जतोई में हैं, तो मैंने सारी लिख दी हैं एक साथ। जो मेंशन नहीं है आपकी, आप जतोई में इसको लिख दें। अब है सिम्बलीफेरॉन। सिम्बलीफेरॉन जो है ना, इसमें क्या होती है कि इसमें जो आपकी आईलिड है वो अटैच हो जाती है ग्लोब के साथ। मीन आपकी जो आईलिड है और नीचे जो आपका ग्लोब है, सपोज करेंगे आपकी आईलिड है ऊपर और नीचे ग्लोब है, ये आपस में चिपक जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँगी आपकी आईलिड सपोज करें, ठीक है, ये आईलिड है और नीचे ये आपकी जो है वो ग्लोब आ गई है। ठीक है, ये आपको कॉर्निया आ गया।
तो आपकी जो आईलेट है ये इसके साथ अटैच हो जाए, चिपक जाए किसी भी वजह से, कोई वजह हो सकती है, मीन आपकी कंजक्टिवा जो है अंदर की तरफ से उसकी कोई बर्न्स हो गई है, कोई भी काज हो सकती है जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो गई है। एक्सपोज होने के बाद जब उसने हील किया है, हील होने के बाद वो चिपक गई है ग्लोब के साथ। इसके बाद आपकी होती है एंकाइलोब्लिफेरॉन, ये आप कर लें। एंकाइलोब्लिफेरॉन क्या होती है कि आपकी जो एक आईलेट है वो दूसरी आईलेट के साथ चिपक गई है, ठीक है। एंकाइलोब्लिफेरॉन जो होती है इसमें क्या होता है, दो मार्जिन अटैच हो जाती हैं आपस में। अब इसकी वजह भी बहुत से कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ टर्म का मतलब याद रखना है ताकि अगर एमसी कुछ में आ जाए तो हमें आना चाहिए इसका। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपको ये दो कंफ्यूज कर रहे हैं कि याद नहीं हो रहे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आईलेट को ग्लोब के साथ सिंपैथी हो गई है, इसलिए सिम्प्लीफेरॉन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया था कि माइड्रोसिस का मतलब है कि आईलैशेस का लॉस होना, और पोलियोसिस का मतलब होता है कि आईलैशेस का कलर का चले जाना, मीन वो वाइट हो जाए, वो ब्राउन हो जाए, कोई और कलर चला जाए उसका। उसके बाद आपका एक टर्म है जिसे कहते हैं ब्लीफेरोस्पैज्म। स्पैज्म से आपको लग रहा होगा कि कोई आंख का स्पैज्म हो गया, तो यही है कि इसमें आंख का स्पैज्म हो जाता है कि मीन जो है ना, आंख जो है ना वो बंद हो जाती है। वो इस तरह बंद होती है कि वो खोल नहीं पाते। जैसे आप किसी को आंख में चोट लग जाए सपोज करें, तो वो फ़ौरन से उसके रिफ्लेक्स आता है कि वो आंख को बंद कर लेता है, वो खोल नहीं रहा होता, कोई बच्चा है कोई भी है, तो उसको ब्लीफेरोस्पैज्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी टर्म है लेगोफ्थेल्मोस। लेगोफ्थेल्मोस का मतलब ये होता है कि इसमें आपकी आंख जो है वो ओपन रह गई है और अब क्लोज नहीं हो रही, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसे क्लोज नहीं हो पाती। जैसा कि अगर हमारी जो है सेवंथ नर्व डैमेज हो जाए तो उससे क्या होता है कि हमारी जो आंख है उसका पैरालिसिस हो जाता है, ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल्स का, और वो ओपन रह जाती है, ठीक है, क्लोज नहीं हो पाती। तो लेगोफ्थेल्मोस में क्या होती है कि इनकम्प्लीट क्लियर ऑफ द पाल्पेब्रल अपर्चर। अपर्चर क्या होता है कि ये आपकी आईलेट है, सपोज करें ये आपकी एक आईलेट है, ये दूसरी आईलेट है, ठीक है, तो ये जब क्लोज होती है इस तरह से, ये इसका अपर्चर है एक, ठीक है। उसके बाद है एक टर्म आपकी जिसे कहते हैं टाइलोसिस। टाइलोसिस का मतलब ये होता है कि आपकी जो आईलेट है वो जो मार्जिन है वो बहुत थिकन से हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ब्लीफेरोफाइमोसिस की बात करें, ये था ब्लीफेरोस्पैज्म, ये है ब्लीफेरोफाइमोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ये जो आईलेट है, आईलेट की जो लेटरल साइड है, सपोज करें ये वाली, ठीक है, इसकी जो लेटरल साइड है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है कि इस तरह खिंचाव से पैदा कर देती है कि जो आईलेट है ये इस तरह छोटी हो जाती है, मेन ड्रॉप कर जाती है थोड़ी सी, तो आंख भी छोटी सी लग रही होती है। इसे हम कहते हैं मीन कि आपके जो आउटर कैंथस है वो उसका जो फिशर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक हो गया। आगे आपकी टर्म है एक कोलोबोमा। कोलोबोमा का मतलब ये होता है कि आपकी आईलेट जो है कंजेंटली बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसकी आईलेट जो है ऊपर से वो डेफिशिएंट है थोड़ी सी, इस तरह से आपकी जोगिंग पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, तो इस तरह डेफिशिएंट है जिसे कहते हैं कोलोबोमा। और एपिकेंथस क्या होता है कि आपको जो आपकी मीडियल साइड है वहाँ पर जो है ना छोटा सा एक फोल्ड होता है जिसकी वजह से लगता है कि उस बच्चे को स्क्वींट है, हालांकि स्क्वींट नहीं होता, लग ऐसे रहा होता है, तो एपिकेंथस ये मीडियल साइड पर फोल्ड होता है, ठीक है। ये आपकी कुछ टर्म्स थी जो कि मैंने आपको करवा दी हैं। चलें जी, आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंट्रोपियन। इंट्रोपियन का मतलब क्या होता है? इंट्रोपियन का मतलब ये होता है कि ये आपकी आईलेट मार्जिन है, ठीक है, ये आपका पूरे का पूरा आईलेट मार्जिन है, हम ऐसे कर लें इसको, तो ये खुद ब खुद जो है वो अंदर की तरफ इस तरह मुड़ जाए, अगर अंदर तरफ मुड़ जाए ग्लोब की तरफ तो हम इसे कहते हैं इंट्रोपियन। तो आईलेट मार्जिन टर्न्स टूवर्ड्स ग्लोब, ठीक है, इस कॉल्ड इंट्रोपियन। अब इंट्रोपियन की काजेस कौन कौन सी होती हैं, आपके माइंड में कौन कौन सी आएंगे? ये है कि आपके माइंड में आएंगे कंजेंटल हो सकती है, मीन बाय बर्थ हो सकती है, और एक्वायर्ड हो सकती है, मीन सेकेंडरी हो गई है। अब कंजेंटल की कॉजेज क्या होंगी? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो आईलेट की एक टफनेस होती है वो कौन मेंटेन रखती है, वो टार्सल प्लेट रखती है, मीन उसकी वजह से वो अपनी जगह में फिक्स रहती है। अगर आपकी टार्सल प्लेट में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो टफनेस उसको मेंटेन नहीं रख सकती, सपोज करें, या फिर इस तरह से हो गया कि वो अंदर तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। अब एक्वायर्ड में जो कॉजेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक्वायर्ड में जो कॉजेज होंगी वो सिनाइल होंगी, मीन एज के साथ साथ इंसान में क्या होती हैं, एज के साथ साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से आईलेट जो है वो इनवर्ड मूव कर गई है, ठीक है। तो एज के साथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये पेशेंट एक ओल्ड मैन है, ठीक है, इसकी जो आईलेट है वो टर्न कर गई है इनवर्ड, सही है। उसके बाद कौन सी कॉजेज हो सकती हैं?
सिकाट्रेकियल। सिकाट्रेशियल क्या होती है कि इसमें ये होता है कि अगर आपने पढ़ा होगा 3rd ईयर में कि जब भी वाउंड हील करता है, हील करने के बाद जब उसकी मतलब हीलिंग होती है, फाइब्रोसिस वगैरह होती है, उसके बाद एक लास्ट स्टेज आती है जिसमें वो कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है, मतलब वो इस तरह खिंचाव पैदा करता है कि वो जोड़ दे उस जगह को, ठीक है, इसकी वजह से वो जो चीज़ है वो छोटी हो जाती है, वो खिंचाव में आ जाती है। अब अगर आपकी जो आईलिड है, सपोज करें आपकी आईलिड है, ठीक है, इसके इस साइड पे जाते हैं। अब ये जो अंदर कंजक्टिवा था, यह कंजक्टिवा था, यहाँ पे कोई भी आपकी ऐसी कोई ट्रॉमा हो गया है, या फिर कोई समझ लें केमिकल बर्न्स हो गया है, या फिर अगर हम बात करें एक ट्रैकोमा होता है वो हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आपका वाइट बैंड बन जाएगा। जब वो हील करेगा, ठीक है, बर्न्स के बाद, इंजरीज के बाद जब हील करेगा तो वो हील करने के बाद यहाँ पे वाइट बैंड बन जाएगा, ठीक है, आपको वाइट बैंड नजर आएगा। और वाइट बैंड क्या करेगा, वो ऐसे खिंचाव पैदा करेगा, खिंचाव होने की वजह से ये जो आपकी आईलिड है ये अंदर तरफ इस तरह से मुड़ जाएगी, ठीक है। सो ये एक सिकाट्रेशियल हो गया है। उसके बाद स्पास्टिक की बात करते हैं। स्पास्टिक में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि आपकी आई के बाहर एक मसल होता है, कौन सा, ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल, ठीक है, ये मसल होता है। अब इसने क्या करना होता है, मैंने कहा था कि इसने क्लोज करवाना होता है आई को। अगर इसकी मतलब ये स्पैज्म हो जाए इसका, ठीक है, इसकी स्पैज्म हो जाए, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, तो उसकी जैसे क्या होगा, आई को क्लोज करवा देगा बहुत ज़्यादा। जब क्लोज करवाएगा तो वो इंट्रोपियोन मतलब उसकी जो आईलिड है वो इनवर्ड मूव कर जाएगी। आपको समझ तो आ गई होगी। अब मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। सिनाइल की बात करते हैं, हम चलते हैं, ठीक है, इसे इन्वोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें आपको जो बुक में लिखा हुआ है उसमें याद रखना है आपने कि जो टार्सस होता है उसकी एट्रोफी हो गई है। इसके अलावा जो लोअर रिट्रैक्टर्स होती हैं उनकी भी एट्रोफी होगी किसी भी वजह से। एट्रोफी होने के बाद आपको जो प्रीसेप्टल था, ठीक है, किसका, ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल्स के, जो ये ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल्स है आपके, ठीक है, इसका जो प्रीसेप्टल पार्ट है, ठीक है, प्रीटार्सल पार्ट के ऊपर जो है ना ओवरराइड कर जाए। जब ये ओवरराइड कर जाएगा तो हमारी जो आईलिड है वो इनवर्ड मूव कर जाएगी, ठीक है, इनवर्ड मूव कर जाएगी तो इसे हम कहते हैं सिनाइल, ठीक है, हो गया। एक और बात की, ये जो होता है ये मोस्टली लोअर लिड पे होता है, लोअर आईलिड पे होता है, ठीक है, और ओल्ड एज में होता है। आपके पास कोई भी सिनेरियो आता है जिसमें कहता है कि अ मैन कम्स विद अ सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ठीक है, उसके बाद वो ओल्ड एज भी कह देता है सपोज करें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बताता, तो आप समझ जाएंगे कि उसको इंट्रोपियोन है। अच्छा जी, आगे हम बात करें सिकाट्रेशियल की। तो मैंने बता दिया है कि इसकी कॉजेज कौन सी होती है। ट्रैकोमा हो सकता है, केमिकल इंजरी हो सकती है, ट्रोमा हो सकता है, स्टीवन जोन्स सिंड्रोम होता है, एक वो हो सकता है, एक और डिजीज होती है जिसे कहते हैं पम्फीगॉइड, वो हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें जो उन्होंने बताना क्या है, उन्होंने कहना है कि मैन कम्स विद फॉरेन बॉडी सेंसेशन, सपोज करें, वो कहेंगे जब हमने उसको कंजक्टिवा देखा, उससे आईलिड को उठा के, तो हमें व्हाइट बैंड नजर आया। तो व्हाइट बैंड जहाँ भी होगा इसका मतलब ये है कि उसको कोई ना कोई पहले इंजरी है, कुछ भी हुआ है, उसके बाद उसकी हीलिंग हुई है, व्हाइट बैंड बना है, और उसके बाद सिकाट्रेशियल जो है वो इंट्रोपियोन हो गया है। स्पास्टिक की ऐसे है कि स्पास्टिक जो होता है वो मोस्टली सर्जरी के बाद होता है। सर्जरी कर दी है, कोई इन्फेक्शन हो गई या फिर कोई रिट्रैक्टर की एट्रोफी हो गई है, उसके बाद हमारी जो ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल्स हैं उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्स कर दिया, क्योंकि जो हमारे डिट्रैक्टर्स होते हैं वो खींच के रखते हैं, जबकि ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल जो है उसको बंद करती हैं आईलिड को। अगर इन दोनों में इम्बैलेंस हो जाए तो आपका जो ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल्स है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे क्या हो जाएगी, स्पैज्म हो जाएगी आईलिड की। आपको समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। इन सब के साइन सिम्टम्स बिल्कुल सेम एक जैसे ही होती हैं, ठीक है, कॉजेज डिफरेंट होती हैं। अब इसमें क्या फील होगा, मैंने बताया आपको कि फॉरेन बॉडी की सेंसेशन होगी, जस्ट लाइक ट्रेकिएसिस, ठीक है, इसमें भी आईलिड मुड़ गई है तो आपकी जो आईलैशेस हैं वो इरिटेट करेंगी आई को, और फॉरेन बॉडी की सेंसेशन होगी। लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, पंक्टेट एपिथेलियल डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो कॉर्निया है उसका जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम को बार बार इरिटेट करेगी। अगर सपोज करें आईलैशेस इरिटेट करेंगे तो ऐसे डॉट की फॉर्म में पंक्टेट एपिथेलियल डिफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कंजक्टिवा रेडनेस हमने पढ़ ली है, कॉर्निया कैल्सिनेशन हो सकती है, हमने पढ़ ली है। स्कैन इन्फेक्शन जाहिर सी बात है हो सकता है, जब बार बार इरिटेशन कर रही है कोई चीज तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमें क्या नजर आएगा, हम जब देखेंगे तो हमें लिड मार्जिन जो है वो इनवर्ड मूव की हुई नजर आ जाएगी इजीली। अब मेन चीज ये है कि वो आपको सिनेरियो देते हैं, आपने इंट्रोपियोन पिक कर लिया, फिर उसका क्वेश्चन होता है कि आप इसकी ट्रीटमेंट लिखें। तो ट्रीटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है इसकी, आपने ऐसे याद रख लेनी है। अब ट्रीटमेंट में ये है कि अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं सिनाइल इंट्रोपियोन को, तो सिनाइल इंट्रोपियोन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम इसके लिए ओकुलोप्लास्टी सर्जरी करते होते हैं। सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि सिनाइल में बुढ़ापे में हम कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते सिवाय सर्जरी के।
अब सर्जरी में अगर बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, आपकी जो आईलेड है, ये इस तरह जो आईलेड है आपकी वो इनवर्ड मूव की हुई है, ठीक है। तो हम इसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमने क्या करना होता है कि हमने हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन देना होता है किसका, ऑर्बिकुलर सर्कुलर मसल का एंड टार्सस का बाय सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। अब देखेंगे आपकी आईलेड है, ठीक है। आपकी आईलेड जो है वो अंदर तरफ मुड़ी हुई है, सपोज करें अंदर तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है, ये मुड़ गई अंदर। हमने क्या करना है कि हमने एक इंसिजन देना है, सपोज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक इंसिजन देंगे। इंसिजन दे के हमें थोड़ा सा पार्ट इसका निकाल लेना है, मसल का भी और टार्सस का भी। जब निकाल लेंगे जिसके बाद ये हील करेगा या फिर हम उसको सूचर लगा देंगे, सपोज करें सूचर लगाने के बाद ये इस तरह बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो बाहर तरफ निकल आएगी तो हम कहेंगे हमारी ट्रीट हो गई है। सो हम इस प्रिंसिपल के थ्रू हम इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए अलावा आपकी ये लाइंस लिखी हुई थी जोगी में, तो मैंने इसमें ऐड की हैं कि हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टॉट करना है लिड को, मतलब किस तरह से लिड को जो है टाइट करना है ताकि वो बाहर की तरफ निकल आए। तो हमने जो रिट्रैक्टर्स होती हैं उसको भी हम रिअटैच कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई बाहर से खुद से सिकाट्रिक्स बना लें। सिकाट्रिक्स मतलब यही है ना कि हमने बाहर से एक इंसिजन दिया है, जब वो हील करेगा जैसे बात है उसने बाद में इस तरह से कॉन्टैक्ट होने के बाद आईलेड जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाए। अब जो प्रोसीजर्स होते हैं हमारे सिनाइल इंट्रोपियन की सर्जरी के लिए, वो आप याद रख लें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोसीजर्स के नाम याद रखने हैं। प्रिंसिपल यही लगेगा, आपने सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं और एज सच लिख देने हैं जब आपका ये क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इनके नाम क्या क्या हैं, इसके नाम है वीज प्रोसीजर, फोक्स प्रोसीजर, मॉडिफाइड व्हीलर्स प्रोसीजर, इसके अलावा ब्रिक प्रोसीजर मॉडिफाइड बाय री, और एक फिफ्थ होता है जिसे हम कहते हैं टकिंग ऑफ इंफीरियर लीड रिट्रैक्टर। ये भी एक प्रोसीजर हम करते होते हैं। अब अगर आपने थोड़ी सी भी डिटेल करनी है, थोड़ी सी भी करनी है तो उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि वीज प्रोसीजर में हमने फुल थिकनेस जो है ना वो हॉरिजॉन्टल हम स्प्लिट करते होती हैं। फोर्स के अंदर हम एक ट्रायंगल निकालते होते हैं कंजक्टिवा की साइड से, ठीक है। इसके अलावा मॉडिफाइड व्हीलर्स के अंदर हम क्या करते होते हैं कि हमने ट्रायंगल ही निकालना होता है, ठीक है। इसका टार्सर प्लेट को रिजेक्ट करके हम रिजेक्ट कर देंगे तो वो इस तरह से उनका एक तरीका टेक्निक है, जैसे हमारा जो इंट्रोपियन आईलेड अंदर तरफ की हुई वो बाहर तरफ निकल आएगी। आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं बिलीफ में, आपने ये और ये पॉइंट जो है अपना जो तो में ऐड कर लिए, बाकी आपके लिखे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा कि हमारी जो केमिकल इंजरीज थी इसकी वजह से हमारी चोट जो हो गई थी, एक वाइट बैंड बन गया था जिससे इंट्रोपियन हो गया था, हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे। अब अगर सपोज करें कि जो इंजरी हुई है अंदर या जो भी हुआ है वाइट बैंड बना वो माइल्ड से मतलब थोड़ा सा है, हम क्या करेंगे, ये आपकी जो है ये अंदर तरफ चली गई है। हमने क्या करना है, 3 काम हमने करने हैं इसके अंदर कि हम या तो जो स्किन है, स्किन और मसल को हम रिजेक्ट कर दें ताकि बाहर तरफ आ जाए, सेम वही। फिर हम टार्सस स्किन या मसल को निकाल दें, ठीक है, रिजेक्ट करके, और इसके लिए प्रोसीजर का नाम है जिसे हम कहते हैं फोक्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेटिफाइड या फिर स्नेलन प्रोसीजर भी इसको कहते हैं। ये हम प्रोसीजर करके, ठीक है, और हम इसमें टार्सस स्किन एंड मसल को निकाल रहे होते हैं। थर्ड प्रोसीजर आपका है बरोस ऑपरेशन। इसमें क्या करते होते हैं, इसमें हमने कंजक्टिवा वाली साइड से हमने करना होता है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें हमने टार्सल को, जो टार्सल प्लेट होती है उसे हम फ्रैक्चर कर देंगे। जब हम फ्रैक्चर कर देंगे, सपोज करें यहाँ से हमने एक टार्सल प्लेट जो है वो हमने इसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से मुड़ के बाहर तरफ निकल आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा, इस तरह से हम इसको ट्रीट कर लेंगे। इसे हम टार्सल हिंज प्रोसीजर भी कहते हैं। अच्छा जी, आपके जो ये प्रोसीजर है सारे ये आपने अपनी बुक पे नोट कर लें, ठीक है। आपकी ऐसा सच नहीं लिखी हुई जितोई के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं सीवियर केसेस की बात करें तो सीवियर केसेस में हमने क्या करना है कि जो बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब जो कॉन्टैक्ट पार्ट हुआ है उसको सब निकाल के हमने वहां पे एक नया ग्राफ्ट लगा देना है, नया म्यूकस मेम्ब्रेन लेके वहां पे हमने लगा देना है ताकि वो ठीक हो जाए। थर्ड जो चीज थी कि जिसकी जैसे आपका इंट्रोपियन हो रहा था वो था स्पैस्टिक, ठीक है। स्पैस्टिक किस वजह से हो रहा था, वो हो रहा था हमारे मसल जो था ऑर्बिकुलर सर्कुलर मसल, उसकी वजह से हो रहा था। अब हमने क्या करना है कि उसकी कॉजेज बहुत सारी होती हैं। हमने पहले ट्रीट करनी है काज को, कि हमने कहा था आपको ब्लीफेरोस्पैज्म क्या होता है कि आपकी जो आई होती है वो ओपन नहीं होती किसी भी वजह से। सो हमने उसे ठीक करना है, कोई भी वजह जिसकी वजह से ब्लीफेरोस्पैज्म हुआ है उसे हम ठीक कर देंगे। अगर उस पेशेंट को कोई सर्जरी वगैरह हुई है और हमने काफी अर्से से बैंडेज लगा के रखा है, मीन आंख उसकी बंद है, काफी अर्से से क्लोज है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है स्पैज्म वगैरह, तो हम उसका बैंडेज जो है वो रिमूव कर दें। इसके अलावा हम क्या करेंगे, आपकी जो आईलेड है, आपकी ये सपोज आईलेड है ये, ठीक है, और ये आईलेड है। सो ये मुड़ी हुई है अंदर की तरफ। हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ना कोई ऐसा टेप लगा दें, ठीक है, या फिर कोई एडहेसिव प्लास्टर लगा देंगे ताकि वो इसको खींच के बाहर की तरफ ले आए ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा हम क्या करेंगे,
ये तब करते हैं हम, टेपिंग तब करते हैं जब सिनाइल हो, जब कोई और हमें सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो हम कुछ अरसे के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं आईलेड के इवर्टिंग सुचर्स। इवर्टिंग सुचर का मतलब ये होता है कि ये आपकी आईलेड सपोज करें नीचे वाला लोअर आईलेड है, ठीक है, हमने बाहर से क्या करना है कि हमने यहाँ पे सूचर लगा देना है। जब सूचर लगा देंगे, इवर्टिंग सूचर बाहर की तरफ लगा देंगे तो वो बाहर की तरफ निकल आएगी। अच्छा जी, अगर इंट्रोपियन परसिस्ट रहे, किस वजह से? स्पैज्म की वजह से, ठीक नहीं हो रहा, हमने हर एक चीज कर ली है, फिर हमने ये करना है कि हमने बोटुलिन का टॉक्सिन का एक इंजेक्शन लगा देते होते हैं। उससे क्या हो जाएगी, उसकी स्पैज्म जो स्पास्टिक जो थी उसकी हुई थी वो ठीक हो जाएगी और हमारी जो आई है वो आईलेड है जो बाहर की तरफ निकल आएगी। अब बात करते हैं हम कंजेंटल की। तो आपको पता है कंजेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं होता, इसलिए हमने इसके लिए क्या करना है कि जो एब्नॉर्मल पोर्शन होगा जिस तरफ भी होगा वहां से हम इसे रिमूव कर देंगे और फिर उसकी जगह हम नॉर्मल चीज लगा देंगे। अच्छा जी, आपको समझ आ गई होगी, आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, आप याद करेंगे दोबारा से हो जाएगा। जब आप मेरे लेक्चर सुन रही हूँ अपनी बुक खोल के रखा करें, साथ साथ नोट करते जाएंगे, ना सोचें कि मैं बाद में नोट कर लूंगा। उससे क्या होता है कि आप बाद में नोट नहीं करते, फिर बंदा दोबारा वीडियोस भी नहीं देख पाता और फिर इंसान भूल जाता है। आप साथ साथ बुक खोलें, साथ साथ जो पढ़ाते जा रही हूँ वो साथ साथ नोट वहाँ पे मतलब हाईलाइट करते जाएं, जो चीज़ नहीं है वहाँ पे वो ऐड करते जाएं यहाँ से। अब हम बात करते हैं एक्ट्रोपियन की। अभी हमने इंट्रोपियन की बात की है कि अंदर तक चली गई है, अब एक्ट्रोपियन में क्या होगा कि आउटवर्ड चली जाएगी। अच्छा जी, मैं आपको दिखा दूं जरा डायग्राम, ये मैंने दिखा दी थी आपको कि ये इसमें क्या थी कि इसमें जो इसकी आईलेड है वो इनवर्ड मूव करेगी और ये स्नाइल है। फिर बताती हूँ मैं आपको, ये देखें ये इसकी है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसकी जो आईलेड है वो इनवर्ड मूव कर गई है। किस वजह से मूव कर गई है कि इसका ट्रिकल इंट्रोपियन हो गया है कि अंदर तरफ को केमिकल इंजरी वगैरह हो गई है, उसकी वजह से ये इनवर्ड मूव कर गई है। इसके बाद ये आपकी जो एक इंट्रोपियन है, ये कौन सी कंजेंटल है, बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद बर्थ थी उसकी इनवर्ड मूव की हुई है क्योंकि इसकी डेवलपमेंट डिफॉर्मिटी हो गई है। हम बात करते हैं इंट्रोपियन की, तो एक्ट्रोपियन की। तो एक्ट्रोपियन में क्या होगा कि जो आईलेड मार्जिन है वो अवे मूव कर जाएगी आई बॉल से। अब आप खुद सोचें कि कौन सी मूव करेगी, मोस्टली जो मोर कॉमन है वो लोअर आईलेड चली जाती है। सो आपके समझ लें, हम इसको अब लोअर आईलेड समझते हैं इसको, ठीक है हमारी। अब ये लोअर आईलेड जो है ये ऐसे बाहर की तरफ निकल आई है इस तरह से। सो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इसके अंदर? सबसे पहले हम कॉज करते हैं इसकी, तो वो हमारी कंजेंटल कॉज होती है और एक्वायर्ड होती है। कंजेंटल में ये है कि डेवलपमेंट डिफॉर्मिटी ही हो गई है, कोई चीज़ सही से टार्सिस प्लेट या कुछ भी सही नहीं बनी, तो वो आईलेड जो है वो बाहर की तरफ मूव कर गई है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये बायलैटरल कंडीशन होती है। हम कैसे करेक्ट करते हैं वो पता है कि सर्जरी से हम कैसे करेक्ट कर लेते हैं। हमारा मेन मकसद जो है हमने करना है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के अंदर जो मेन चीज होती है वो स्नाइल है। आपके ज्यादा स्नाइल जो आते हैं वो स्नाइल की अभी सिकाट्रिशियल के आते होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्नाइल की। तो अभी हमने बात की, जब एंट्रोपियन की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि स्नाइल में क्या होती है कि टार्सिस वगैरह की अगर एट्रोफी हो गई है उसके बाद जो पेरिसेप्टल पार्ट है पेरिटार्सल पार्ट के ऊपर जो है ना ओवरराइड कर जाएगा, तो वो इनवर्ड मूव कर जाएगी। अब अगर आउटवर्ड मूव करती है तो क्या होगा? आउटवर्ड मूव तब करती है, एक तो एट्रोफिक चेंजेस आ रही होती हैं एज के साथ साथ। क्या हो जाएगा, जो हमारा मसल था ऑर्बिकुलर सर्कुलर मसल, उसकी जो टोन है वो लॉस हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे आज के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, टिश्यूज वगैरह हैं, वो वक्त के साथ उम्र के साथ क्या हो जाएंगे, लग्जेट कर जाएंगे, ठीक है, मतलब वो फ्लैसिड हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा कि जो आपकी आईलेड मार्जिन है वो आउटवर्ड निकला है। आपने देखा होगा बहुत जो ओल्ड एज के लोग होती हैं उनकी आईलेड जो है ये वाली लोअर वाली वो नीचे से डाउनवर्ड मूव कर जाती है, ठीक है। तो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। आपकी ये देखें, ये आपकी है सिनाइल एक्ट्रोपियन, ठीक है। इसमें क्या है कि आपकी जो आईलेड मार्जिन है वो ड्रूप कर गई, नीचे की तरफ गिर गई है, बाहर की तरफ आ गई, इवर्ट कर गई है। अब ये देखें, ये जो है सिकाट्रिकल है। ये बताऊंगी मैं आपको सिकाट्रिकल में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जैसे उसी में काजेस थी सिकाट्रिकल की इनवर्ड मूव करने की, वो अंदर से कोई चीज केमिकल बर्न्स थी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आई के बाहर की तरफ कोई केमिकल इंजरी हो गई है, जैसे आपको नजर आ रहा था अभी कि ये देखें ये बाहर से आपकी इंजरी हो गई है कोई, ठीक है, स्किन कॉन्टैक्ट की है, तो ये आईलेड जो है वो बाहर सारी की सारी बाहर को निकल आई है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये देखें ये एक्ट्रोपियन है अपर आईलेड का। इसमें क्या होता है, इसमें बाहर की तरफ इंजरीज वगैरह हो गई हैं तो वो आउटवर्ड मूव कर गई हैं। लेकिन जो स्नाइल होती है वो मोर कॉमन कहाँ पे होती है, लोअर आईलेड में होती हैं। इसके अलावा हमने बात की थी वहां पे कि जब इंट्रोपियन हो रहा था तो ऑर्बिकुलर सर्कुलर मसल्स का क्या हो रहा था, स्पैज्म हो रहा था। तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगा उसका। जब पैरालिटिक हो जाएंगे वो, तो वो आई को लॉस नहीं रख पाएंगे, तो आईलेड जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी।
उसके बाद सिकाट्रिकल की बात की तो वही हमें वाइट बैंड नजर आएगा, बाहर की तरफ नजर आएगा। सपोज करें बाहर में कोई ना कोई इंजरी नजर आ रही होगी, स्कारिंग होगी, कोई स्किन की कॉन्टेक्चर होगा, कॉजेज वही सेम वही हैं, ट्रॉमा हो गया, केमिकल इंजरीज हो गई हैं, या कोई मेडिकेशंस भी हो सकती हैं जो कि बार बार अगर डर्माटाइटिस करवा रही हैं तो तब भी ये हो सकता है। पैलेटिक की बात की थी तो वही ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल्स की जो है ना वो एटोनी हो जाए। मेन मैंने बताया था आपको कि ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल कौन सप्लाई कर रहा था, फेशियल नर्व सप्लाई कर रही थी। तो अगर फेशियल नर्व जो है ना वो कट गई है किसी वजह से या उसकी पैरालिसिस हो गई है तो आपके जो आईलिड है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। चलें जी, आपके अब इसकी फीचर्स क्या होते हैं। इसकी फीचर्स ये होती हैं कि जब आपकी आईलिड सपोज करेंगे आईलिड है आपकी ये बाहर तरफ मूव कर गई है, ये इसका मिडिल साइड है, मिडिल कैंथल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो थी ओपनिंग थी, ठीक है, लैक्रिमल के लिए पंक्टम थे जहाँ से हमारे जो वाटर आ रहा था, टीयर फिल्म आ रही थी वो यहाँ पे ड्रेन हो रही थी। अब क्या हुआ कि पंक्टम जो है पूरी की पूरी आईलिड बाहर की तरफ निकल आई है, बाहर से निकलने के बाद पंक्टा भी बाहर निकल आया, बाहर निकलने के बाद अब इसको रास्ता नहीं मिल रहा। जब इसको रास्ता नहीं मिल रहा तो ये यहाँ पे वो एपिफोरा होगा। एपिफोरा में ये होता है कि आपकी जो टीयर फिल्म है, ये पीछे आई में जो टीयर्स वाटर है वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो ड्रेन नहीं हो रहा, वो ड्रेन का रास्ता खराब हो गया तो बाहर निकलेगा। इसलिए पेशेंट में कहता है कि मेरी आंखों में अक्सर पानी आता है, ठीक है। जब हम देखेंगे तो उसको इसके अलावा जाहिर सी बात है जब टीयर फिल्म मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है, टीयर फिल्म ही खराब होगी एक इंसान की तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगी। आई एक्सपोज होगी तो उसे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर कॉर्निया का हो तो केराटाइटिस हो सकता है, और क्योंकि वो एक्सपोज हो गई है तो एक्सपोयर केराटाइटिस हो सकता है। अब जी हम बात करते हैं आपकी ग्रेड्स की कि किस तरह से ग्रेड को डिवाइड किया हुआ है। इसके ग्रेड होते हैं 3 ग्रेड में। इन्होंने इस तरह कहा है कि अगर आपकी ये जो पंक्टम है, ठीक है, मीडियल साइड पंक्टम, अगर ये इवर्ट कर गई बाहर की तरफ, अगर ये इवर्ट कर गई तो हम कहते हैं ग्रेड 1 में लाई कर रही है। अगर आपकी पूरी की पूरी जो लिड है ये पूरी की पूरी लिड बाहर इवर्ट कर गई है और इवर्ट भी इस तरह की है कि इसका जो अंदर कंजक्टिवा था यहाँ वाली साइड पे वो भी हमें नजर आ रहा है, ठीक है। कौन सा कंजक्टिवा था, पाल्पेबल कंजक्टिवा नजर आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ग्रेड 2 हो गया। थर्ड ग्रेड कब होगा कि आपकी आईलिड इतनी ज्यादा बाहर निकल आई है कि आपको जो फोर्निक्स था, ठीक है, कंजक्टिवा जो फोर्निसिल कंजक्टिवा था वो भी नजर आने लग गया है, पूरी की पूरी आईलिड बाहर निकल आई है, बाहर को झुक गई है, तो हम इसे कहते हैं ग्रेड 3 में लाई कर रहा है। मैं आपको इसकी एक मिनट डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये देखें आपकी यहाँ पे देखें आपका जो पंक्टम है ये वाला, ये पोजीशन में इस पोजीशन में नहीं होता, ये बाहर तरफ निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं ग्रेड 1 है ये। अगर हम बात करें ग्रेड 2 की तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि आपके देखें आईलिड मार्जिन सारी सारी बाहर आएगी, साथ हमें ये वाला जो कंजक्टिवा है जिसे हम कहते हैं पाल्पेबल कंजक्टिवा वो नजर आ रहा है, और ये आपका जो है वो ग्रेड 3 है कि आपकी जो फोर्निसिल कंजक्टिवा था वो भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपने ग्रेड कर लिए हैं। अब जिनकी करते हैं हम ट्रीटमेंट जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, आपका जब भी सिनेरियो आता है आपसे ट्रीटमेंट लाजमी पूछते हैं वो लोग। जैसे पहले हम बात करते हैं स्नाइल एक्ट्रोपियन की, यही मोस्ट कॉमन है, ठीक है, टाइप, तो यही इसके हम ट्रीटमेंट करते होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट में कौन कौन सी होती हैं कि अगर सपोज करें माइल्ड मॉडरेट सीवियर की बात करें, वो इस तरह से ग्रेड के लिहाज से इन्होंने कहा हुआ है कि अगर कम है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। इसके भी आपने सिर्फ और सिर्फ नेम याद रखने हैं और कुछ भी नहीं करना। हमने क्या करना है कि हमने मीडियल साइड पे ये हमारे आईलिड का ये पंक्टम है और ये मीडियल साइड सपोज करें तो हमें अंदर की तरफ ना कंजक्टिवा वाली साइड पे ना हमने थोड़ा सा एक डायमंड कलर का जो पार्ट है ना वो निकाल देना होता है, ठीक है। निकालने के बाद ये क्या होता है कि हमारी जो आंख है जब वो हील करती है तो वो खुद ब खुद आईलिड जो है ऊपर की तरफ अंदर को मूव कर जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग कि आपका जो ये इस तरह से था लिड, ठीक है, हमने इस तरह से कट लगाया, सपोज करें यहाँ पे कट लगा दिया तो हॉरिजॉन्टली शॉर्ट हो जाएगा, तो ये खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस सीवियर केसेस में, अगर बहुत सीवियर हो जाए, सपोज करें बहुत ज़्यादा आईलिड बाहर मूव की हुई है, मीन 3rd ग्रेड आ गई है, फिर हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड कुर्श-ज़ायमानुस्की प्रोसीजर। आपके जो तो है उसमें नाम लिखा हुआ है, इसमें यह है सीवियर किस्म का अगर हो जाए, इसमें हमने क्या करना होता है कि हमारी जो आईलिड है, सपोज करें ये आईलिड है, तो हमने यहाँ पे एक पेंटागोन टाइप एक निकालना होता है, साथ में हमने एक अगर हम मूव करें बाहर की तरफ लेटरल टू द कैंथस, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल निकाल लेना होता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो आईलिड है वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक हो गया। सो आपने इसकी एज सच नाम याद रख जी। नेक्स्ट आपने सिकाट्रिशियल को आपने ट्रीट करना है, तो आप कैसे ट्रीट करेंगे, आपने स्कार रिमूव करना है, उसको रिपेयर को ठीक करना है।
उसके बाद इसका भी क्लासिफिकेशन ऐसी है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। आपने इसके सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखने हैं, यकीन करने और कुछ भी नहीं करना। इसमें आपने करना होता है वीवाई ऑपरेशन, जी प्लास्टी करनी होती है मॉडरेट के लिए, और सीवियर के लिए हमने स्किन ग्राफ्ट कर देनी होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं थोड़ा सा फिर बता देती हूँ आपको। ये आपकी आई है, यहाँ पे हमने एक ऐसे कट लगाना होता है। कट लगाने के बाद जब सुचर करते हैं इसको, ठीक है, बंद करते हैं जब इसको, तो हमने वाई की फॉर्म में लगाना होता है। इसे हम कहते हैं वीवाई ऑपरेशन, ठीक है। सो अगर आपने जी प्लास्टर करनी है तो उसमें ये होता है कि आपकी लोअर आईलिड है, ठीक है, इसे कंजक्टिवा के साइड पे हमने इस तरह से एक जी टाइप का अपने एक इंसिजन देना होता है, उसको ठीक करना होता है। उसके बाद आपकी जो आईलिड बाहर निकली होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसको हम सिंपली फ्रंट के लिए भी करते होते हैं जी प्लास्टिक को। इसके अलावा स्किन ग्राफ्ट बाद, इसके अलावा आपने कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं आपकी लिखी हूँ की बातें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी वहां से। उसके बाद करते हैं कि पैरालिसिस हो गई है अगर, तो हम क्या करेंगे, हमें देने हैं आर्टिफिशियल टेयर्स देने हैं, ताकि जो आंख बार बार खुश्क हो रही वो ना हो। रात को सोने से पहले हमने क्या करना है कि आप ऑइंटमेंट यूज करें, ठीक है, ऑइंटमेंट दे दिया। उसके बाद हमें क्या कर देने हैं कि आपकी जो आई है इस तरह से कोई भी हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि पैरालिसिस के अंदर हम नर्व तो ठीक नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है कि आपकी आंख एक्सपोज करें, तो यहाँ से हमने सुचर लगा देने, यहाँ से सुचर लगा देने, मतलब आंख को ही बंद कर दें तो आंख इस तरह से छोटी सी हो जाती है और यहाँ से सुचर लग जाते हैं। इसे हम कहते हैं टार्सोरेफी, ठीक है। टार्सोरेफी में क्या करते थे, हम आंख को सुचर लगा के क्लोज कर देते हैं साइड से। चलें जी, आपका कंप्लीट हो गया है। अब बताएं कि आपका मूड है रिवाइज करने का, तो मैं करवा देती हूँ। चलें जी, कर लेते हैं रिवाइज, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, मैं याद नहीं, वहाँ फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। हमें सबसे पहले क्या पढ़ा, ट्रेकियसिस। बुक्स बंद करके आप रिवाइज करें मेरे साथ। ट्रेकियसिस में क्या था कि आपकी जो आईलैशेस हैं वो मिसट्रैक्ट हो गए, किस तरफ चली गई थी, ग्लोब की तरफ चली गई थी, ठीक है। हमने ट्रीट क्या कहता था, हमने एपिलेशन कर लिया था, हमने इलेक्ट्रोलिसिस कर ली थी, हमने इसके अलावा क्रायोथेरेपी कर ली थी, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो हमने उसकी सर्जरी कर ली थी। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने पढ़ा है इंट्रोपियन। तो इंट्रोपियन कितने टाइप्स का होता है, वो कंजेंटल भी होता है और वो कौन सा होता है, एक्वायर्ड भी होता है। एक्वायर्ड में मोस्ट कॉमन कौन था, सिनाइल था। सिनाइल के अलावा कौन थे, सिकेट्रेशियल होते हैं। इसके अलावा कौन सा था, स्पैस्टिक था। अच्छा जी, अब उसके बाद जो सिनाइल था वो कहाँ पे था, लोअर आईलिड पे था। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, इसके बाद हमने इसकी ट्रीटमेंट पढ़ी है। ट्रीटमेंट में जो ट्रीटमेंट हमने पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है कि आपकी जो सिनाइल होती है हम उसे कैसे ट्रीट कर देते हैं। सिनाइल को ट्रीट करने के लिए हमने क्या देना होता है कि हमने एक जो हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन करनी होती है ऑर्बिकुलर मसल की और टार्सस की, उसे हम ट्रीट कर लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया है। उसके बाद हमने कौन कौन से ऑपरेशंस किए थे, अच्छा जी आपको भूल गए हैं, मैं याद करवाती हूँ आपको। तो कौन कौन से थे, वीस, फोक्स, मॉडिफाइड व्हीलर्स, ब्रिक प्रोसीजर था, मॉडिफाइड बाय री, ठीक है, और इसके अलावा कौन सा था आपका लास्ट था, टेकिंग ऑफ द इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। अच्छा जी, आपको अभी भी याद नहीं हुए तो चलें हम कोई निमोनिक ढूंढ लेते हैं इसका। तो हमने निमोनिक बना लिया इसका कि वी फाउंड ब्रिक व्हीलर्स, ठीक है। सो हमें याद हो गया है कि हमने वीस प्रोसीजर किया, हमने फोक्स प्रोसीजर किया, हमने ब्रिक प्रोसीजर मॉडिफाइड बाय री किया, ठीक है। उसके बाद हमने किया जो एक ऑपरेशन था मॉडिफाइड व्हीलर्स वाला, ठीक है। तो ये 4 प्रोसीजर हो गए, हमें याद भी हो गया, हमने निमोनिक भी बना लिया है। उसके बाद हमने बात की थी कि सिकेट्रेशियल इंट्रोपियन में हमने कौन सा करना है, तो वो माइल्ड था, वो सिवियर भी हो सकता है। अगर माइल्ड था तो हमने क्या किया था कि हमने 3 काम किए थे कि हमने स्किन रिजेक्ट कर दी थी, हमने टार्सस रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने सेकंड काम क्या किया था, हमने एक और ऑपरेशन किया था जिसका नाम क्या था कि फोक्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेटिफाइड, या फिर हमने कहा था स्नेलन प्रोसीजर कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें हमने क्या निकाला था, हमने रिजेक्ट किया था टार्सस को, स्किन को और मसल को निकाला था, ठीक है। इसके बाद एक और हमने थर्ड ऑपरेशन क्या किया था जिसे हम कहते हैं बोरोस ऑपरेशन। इसमें हमने क्या किया था कि इसमें हमने टार्सल हिंज प्रोसीजर कहते हैं इसको, और टार्सल फ्रैक्चर कहते हैं कि हम टार्सल को उसको तोड़ देते हैं, तो वो जो इंट्रोपियन हुआ होता है वो आईलिड भाग की तरफ निकल आता है। इसके बाद हमने बात की थी स्पास्टिक की। तो स्पास्टिक हमने क्या ट्रीट किया था, जल्दी जल्दी याद करें, क्या ट्रीट किया था कि हमने उसको जो कॉज थी उसको रिमूव किया था, हमने बैंडेज रिमूव किया था, हमने टेपिंग की थी बाहर, हमने इवर्टिंग स्विचेस लगाए थे, हमने इसके अलावा कोई भी हल नहीं निकला था, हमने बोटुलिनियम के टॉक्सिन के बोटॉक्स लगा दिया था, ठीक है, ताकि उसकी स्पैज़म जो है वो खत्म हो जाए। और कंजेंटल की बात करें तो उसे हमने कैसे ट्रीट किया था, उससे हम सर्जरी करके वो रिजेक्ट कर दिया था वो पार्ट जो खराब था। फिर हम बात करते हैं जी नेक्स्ट हमारे हमने एक्ट्रोपियन पढ़ा। एक्ट्रोपियन में कितने टाइप्स थे, कंजेंटल थी और एक्वायर्ड थी। मोर कॉमन क्या थी, एक्वायर्ड थी। एक्वायर्ड में कौन सी मोर कॉमन थी, सिनाइल थी। सिनाइल के अलावा क्या था, सिकेट्रेशियल था। इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा पैरालिसिस हो गई थी ऑर्बिकुलर मसल की सेवंथ नर्व की वजह से। मेरे साथ रिवाइज करते जाएं बुक क्लोज करके। उसके बाद हमने इसकी हमने और क्या पढ़ा था कि इसमें क्लिनिकल फीचर मेन क्या होता है कि एपिफोरा होता है पेशेंट को, और कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और केराटिटिस हो सकता है। और क्या था, हमें इसकी ग्रेड पढ़े थे, ग्रेड 1, 2, 3 था। ग्रेड 1 में क्या था, पंक्टम यूवर्ड था। ग्रेड 2 में क्या
था कि लिड रिट्रैक्ट थी, हमें पालवेबल कंजक्टिवा नजर आ रहा था। और ग्रेड 3 में क्या था हमारा, जल्दी से बताएं, हमें जो फोरेंसिल कंजक्टिवा था वो भी नजर आ रहा था। चलिए जी अब बात करते हैं कि स्मॉल इक्टोपियन हमने कैसे ट्रीट किया था, जल्दी जल्दी बताएं। तो हमें ट्रीट किया था, 3 प्रोसीजर थे हमारे पास। कौन से थे, इमीडिएट कंजक्टिवोप्लास्टी थी, और कौन था हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग थी, और क्या था मॉडिफाइड कोहन ज़ाइमानुस्की थी। चलिए जी आपको तो भूल गए हैं, हम दोबारा से इसकी कोई निमोनिक बना लेते हैं। तो निमोनिक हमने बना लिया है कि मीडियल, एक प्रोसीजर के मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी हो गया। सेकंड हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, कि हमने हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग कर ली थी। इसके अलावा हमने एक थर्ड चीज़ की थी, हम कहते हैं मॉडिफाइड कोहन ज़ाइमानुस्की, तो हम इसको करते हैं के से, ठीक है। तो हम इसको याद रखते हैं कोहन से, ठीक है। तो मीडियल, हॉरिजॉन्टल, कोहन, ये 3 नाम याद रख लें तो हमें याद हो जाएगा कि हमारे पास 3 प्रोसीजर थे इसके लिए। अच्छा जी, इसके बाद हमने बात की थी सिकाट्रेशन की। तो सिकाट्रेशन कौन से प्रोसीजर थे, जल्दी से याद करें कौन से प्रोसीजर थे। एक्टोपियन, सिकाट्रिकल एक्टोपियन के लिए 3 प्रोसीजर थे, वो कौन कौन से थे, बड़े प्यारे से थे, वी वाई जी, इतने आसान है। वी वाई था एक, ठीक है। फिर हमारे पास जी प्लास्टी वाला था, और थर्ड कौन सा था, स्किन ग्राफ्ट कर लिया था अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो, ठीक हो गया। चलें जी हमें याद हो गया अच्छे से। और इसके अलावा क्या था, आगे पैरालिसिस हो गई थी फेशियल नर्व की। हमने क्या किया था, हमने आर्टिफिशियल में, हमारे पास कोई भी हल नहीं था इसका, इसलिए हमने सिर्फ आर्टिफिशियल टीयर्स दे दिए हैं, हम लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट दे दिया है, और इसके अलावा हमने टार्सो रेफी कर दिया, हमने आंख को ही साइडों से क्लोज कर दिया। और कंजेंटल के लिए हम क्या करेंगे, सर्जिकल रिपेयर कर देंगे। चलें जी आपका माशाल्लाह से तैयार हो गया है।